इताची और गोजो दोनों का बहुत बड़ा है फैन बेस की बात कर रहा हूँ, बेटा लो गलत मत समझो। हाँ, तो क्या होगा अगर हम इन दोनों की फाइट करा दे तो? लाइक नाम तो बहुत बड़े-बड़े हैं, पर जीतेगा कौन? तो आज हम लोग यही करने वाले कि इन दोनों को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और जिसके ज़्यादा पॉइंट्स हुए वो हो जाएगा फाइनल विनर। सो यार चलो चालू करते हैं। तो यार कंपैरिजन के पॉइंट्स मेरे पास हैं। सबसे पहले हम लोग इनकी देखेंगे क्या? एबिलिटीज़ की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग गोजो की पावर्स काउंट करें तो गोजो के पास बहुत ही सारी पावर्स है यार। तो जैसे कि उसका लिमिटलेस जो कि उसको स्पेस कंट्रोल करने की ताकत देता है, जैसे वो हॉलो पर्पल रेड ब्लू जैसी टेक्निक्स यूज कर सकता है जो काफी ज्यादा ऑफेंसिव भी है और काफी ज्यादा डिफेंसिव भी है। तो ये टेक्निक्स भी काफी ज्यादा खतरनाक है, पर ये उसका हुकुम का उसका डोमेन एक्सपेंशन आता है, जो कि अगर उसने डोमेन एक्सपेंशन चालू कर दिया तो भाई उसके बाद कोई उससे बच ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो डोमेन एक्सपेंशन है उसके अंदर जो सामने वाला बंदा है उसके माइंड में पूरी इंफॉर्मेशन भरी जाती है। इतनी इंफॉर्मेशन भरी जाती है कि भाई वो बंदा वहीं पे बर्स्ट हो जाए। इतनी ज्यादा डेडली डेडली पावर्स है गोजो के पास, इसीलिए उसको ऑनर्ड वन बोला जाता है। और हाँ, ऑनर्ड वन से मेरे को याद आया एक और चीज गोजो के बारे में, कि उसको रिवर्स कर्स टेक्निक भी आता है भाई। जी हाँ। और ब्लैक फ्लैश भी वो बहुत ही ज्यादा आसानी से यूज कर सकता है, जैसे कि तुम लोगों को पता है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि गोजो को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाती है, जैसे कि उसकी खुद की इन्फिनिटी जो एक बैरियर क्रिएट कर देती है उसके आसपास, जिससे वो सबको छू सकता है पर उसको कोई चीज़ टच ही नहीं कर सकती। लिटरली एक रेंज में आके वो चीज़ रुक जाएगी, उसके लिए स्पेस बढ़ता ही जाएगा। जब तक वो टच करने की कोशिश करेगी तब तक उस चीज़ को गोजो ऑब्वियसली साइड कर देगा या तो फिर कुछ ना कुछ कर लेगा। तो इसलिए गोजो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इसको हल्के में तो मत लेना। और अब हम लोग बढ़ते हैं इताची के ऊपर। तो भाई इताची के ऊपर हर एक काउंटर है भाई। इताची सबसे पहले तो एक उचिहा है, तो उसकी ब्लड लाइन के कुछ ये फायदे हैं कि भाई उसको मिलती है शारिंगान, और वही काफी है भाई। मतलब उसको शारिंगान मिलती है, शारिंगान लिटरली उसको मिलती है शारिंगान, जिससे वो कुछ भी कर सकता है। मतलब ज्यादातर चीजें तो कर ही सकता है, जैसे कि वो बंदा टाइम ही पीछे कर सकता है भाई। अब क्या करूं मैं? अब क्या क्या ही कर सकता है भाई कोई, जिस बंदे के पास टाइम मैनिपुलेशन की पावर हो। हालांकि वो एक ही बार कर सकता है पर वो कर तो सकता है। और उसने ये पावर काबूटो के सामने यूज की थी, जैसे कि हमने देखा था फोर ग्रेट निंजा वॉर में। और अगर हम लोग उसकी और पावर्स की बात करें तो इजानागी इजानागी का यूज करके इताची रियलिटी ही मैनिपुलेट कर सकता है। तो भाई सोच लो अब। और अब उसकी और कुछ उचीहा होने के फायदेमंद टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि उसका सुसानो। वो हर एक उचीहा को मिलता है अगर वो अपनी ईएमएस मास्टर कर लेता है। इटर्नल मांगे की शारिंगान अगर किसी उचिहा ने मास्टर की है तो उसको मिलेगा एक कंप्लीट सुसानो विथ हिज मूविंग एजिलिटीज, और इताची के पास वो नहीं है। ये एक ड्रॉबैक है जिससे वो थोड़ा सा सफर कर सकता है गोजो के आगे, पर उसके पास है अमातरासु फ्लेम्स और उसको कहा जाता है गॉड ऑफ गेंजुत्सु। मतलब कि उसको बहुत ही ज्यादा गेंजुत्सु आता है, बहुत ही ज्यादा। नहीं मतलब उसके पास है इन्फिनिट सुकियोमी, जिसको अगर उसने किसी बंदे पे मार दिया तो जिसके ऊपर मारा है वो इन्फिनिट टाइम के लिए भी फंस सकता है उस गेंजुत्सु के अंदर। अगर इताची चाहे तो उसको उसके अंदर कितने भी टाइम तक रख सकता है। अगर इताची ने उस बंदे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी गेंजुत्सु मारा है तो भाई वो बंदा कम से कम 3 से 4 दिन तक गेंजुत्सु में फंसा रहेगा। हमने ये चीज ककाशी के साथ होते हुए देखी है। वो बंदा लिटरली 4 से 5 दिन तक बेड पे था। अगर तुम लोगों ने वो एपिसोड देखा होगा जिसमें इताची नारुतो के ऊपर एक फिंगर पॉइंट करता है और वहीं पे नारुतो डायरेक्ट गेंजुत्सु में चल जाता है। तो यार ये वाला जो गेंजुत्सु है ये सबसे ज्यादा हार्मफुल हो सकता है गोजो सातोरू के लिए, क्योंकि भले ही इताची के आंख में ना देखे गेंजुत्सु कॉन्कर करने के लिए, पर अगर इताची ने उसके तरफ एक फिंगर पॉइंट कर दिया तो वो वहीं पे गेंजुत्सु में चल जाएगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि इन लोगों की एबिलिटीज क्या क्या है, पर उन एबिलिटीज को ढंग से यूज करना भी तो आना चाहिए। तो अब हम लोग देखें इनकी स्ट्रेटजी मेकिंग स्किल्स को। तो यार सबसे पहले अगर हम लोग बात करें गोजो की स्ट्रेटजी मेकिंग स्किल्स की, तो भाई गोजो की स्ट्रेटजी मेकिंग स्किल्स के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे शिबुया वाले आर्क में गोजो ने अपना डोमेन सिर्फ 0.2 मिली सेकंड्स के लिए खोला था। और वो भी क्यों, वो भी तुम लोगों को बताता हूँ। क्योंकि वहां पे भाई नॉर्मल ह्यूमंस भी थे, जैसे कि तुम लोग को पता है वो लोग मेट्रो स्टेशन पे लड़ रहे थे और वहां पे नॉर्मल ह्यूमंस भी थे जो कि नॉन सॉर्सरर थे और उनको कोई इफेक्ट ना हो, इसलिए गोजो ने उस टाइम पे डोमेन सिर्फ 0.2 सेकंड्स के लिए खोला था। उन्हीं 0.2 सेकंड में जिन ह्यूमंस को माहितो ने म्यूटेट कर दिया था, उन ह्यूमंस के अंदर गोजो ने कम से कम 6 मंथ्स की इंफॉर्मेशन फिल कर दी थी उनकी माइंड में। तो सोचो भाई कितना ज्यादा मस्त स्ट्रेटेजी बनाता है अपना गोजो। और अगर हम बात करें इताची के स्ट्रेटेजी मेकिंग स्किल्स की, तो इताची ने बहुत टाइम पहले नारुतो के मुंह में एक कौवा डाल दिया था, तुम लोग को याद है?
जिसकी आंख में कोटो मात्सुकामी थी, जो कि शिशुई की दूसरी आंख थी, क्योंकि उसको पता था कि कभी ना कभी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आएगी जिसके अंदर उसको रीइंकार्नेट किया जाएगा, और उसको रीइंकार्नेट किया भी गया। और जब वो नारुतो से मिला तो उसने उसके मुंह से कौवा बाहर निकाला, और उसको देख के वो रीइंकार्नेशन जुत्सु से फ्री हो गया। सो यार, इस लेवल की स्ट्रेटेजी मेक करता है इताची। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि इन लोगों की स्ट्रेटेजी मेकिंग स्किल्स कैसी है। और अगर मैं बात करूं एबिलिटी के पॉइंट्स की, तो उसके अंदर भाई एबिलिटी वाले में पॉइंट्स मिलेगा गोजो सातुरो को। क्यों? क्योंकि भाई गोजो जो सातुरो के पास पहली बात तो ज्यादा टेक्निक्स है, और उसके बाद में वो बंदे के पास इन्फिनिटी है, जिसकी वजह से इताची की आधी पावर्स उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, और उसकी सिक्स साइज की वजह से उसकी आंखें भी ढकी रहती है, तो इताची का गेंजुत्सु भी उसके ऊपर काम नहीं करेगा। और अगर हम लोग बात करें अमातरासु की, तो अमातरासु फ्लेम्स तभी वर्क करेंगे जब उसको टच कर पाए, पर अमातरासु फ्लेम्स उसको टच ही नहीं कर पाएंगी। तो सो यार, तुम लोग इधर क्लियरली देख सकते हो कि गोजो का लेवल एबिलिटीज में तो ऊपर है। सर अगर मैं स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स दूं, तो भाई उस गोजो ने जो किया था वो तो बहुत अच्छा था, पर वो इताची से ज्यादा बढ़िया नहीं था, क्योंकि इताची के मल्टीपल मूवमेंट्स दिख जाएंगे, जैसे कि उसने इजानागी यूज किया था काबूटो के आगे, और मैंने जो अभी बताया एक वो वाला। सो यार, इताची को इसमें पॉइंट जाएगा। और अगर हम लोग बात करें अब अगले पॉइंट की, पहली बात मैं करूंगा यहाँ पे फिजिक की, और उसके बाद हम लोग देखेंगे उनकी कैपेबिलिटीज की, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ से क्या उखाड़ रखा है भाई उन्होंने अपने स्ट्रेंथ से। तो अगर हम लोग गोजो को देखें, तो गोजो को मांगा में बहुत ही ज्यादा जो भी वर्ड रहता है भाई उसको, गोजो को मांगा में बहुत ही ज्यादा आर्नोल्ड जैसा दिखाया गया है भाई, सीधा बोलूं तो क्या पता कैसे वो इतना जिम फ्रीक हो गया, कि क्योंकि वो बंदा बहुत टाइम से प्रिजन रेल्म में बंद था। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, तो वो बंदे को हमने कभी जिम जाते हुए देखा नहीं है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इताची कोई, तो इताची की फिजिक कभी दिखाई नहीं की भाई। इताची ज्यादातर क्लोथ्स में ही रहता था, और वैसे तो गोजो भी क्लोथ्स में ही रहता, पर गोजो की फिजिक अच्छी थी बोले तो यहाँ पे पॉइंट गोजो को जाएगा, क्योंकि उसकी फिजिक अच्छी थी, क्योंकि उसको दिखाया गया है यार, मतलब जिम जाते हुए तो नहीं दिखाया गया, पर उसकी फिजिक अच्छी दिखाई गई है, तो उसकी वजह से उसको पॉइंट मिलेगा। पर क्या फायदा तुम्हारी फिजिक होने का अगर तुम हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही ना कर पाओ। तो यार, हमारा अगला पॉइंट है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। इसके अंदर कौन जीतेगा, तो उसके लिए हम लोगों को इन दोनों के एक एक मूवमेंट उठाने होंगे जब इन्होंने प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैक किया। सबसे पहले अगर हम लोग सातोरो गोजो का एक सीन देखे जहाँ पे उसने प्रॉपर हैंड टू हैंड कॉम्बैक किया था, तो उसने एनिमे में काफी कम टाइम हैंड टू हैंड कॉम्बैक का यूज किया है। उसमें से एक टाइम है मिगेल के आगे जुत्सु काइसन जीरो में। सो यार, उसने जुत्सु काइसन जीरो में मिगेल के आगे फुल हैंड टू हैंड कॉम्बैक किया था विदाउट यूजिंग एनी कर्स टेक, और उसमें उन्होंने एकदम एकदम टॉप क्लासेस का ताइजुत्सु दिखाया था उसके अंदर भाई। अगर हम लोग बात करें इताची की, तो इताची ने फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में अकेले ही किलर भी और नारुतो को उसके क्यूबी मोड में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ऑलमोस्ट हरा ही रखा था। तो भाई, उसकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और गोजो का मैंने एक और मूवमेंट नहीं बताया, वैसे तो मांगा से है, पर उसने 1v3 कर रखा है माहोरागा को, सुकुना को, और साथ ही साथ में तीसरे बिंग का नाम मुझे याद नहीं है। पर इसके अंदर मैं तो अभी कंफ्यूज हूँ कि भाई किसको पॉइंट्स दूं, क्योंकि भाई ये दोनों बहुत ही ज्यादा डेडली बैटल्स थे। हालांकि नारुतो वाला उतना भी कुछ खतरनाक नहीं था, तो मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर अभी गोजो को पॉइंट दूं। इसके अंदर भी गोजो जीता यार सीधी सी बात है। अब देखो, मैं बायस्ड होके नहीं बोल रहा हूँ, पर भाई गोजो थोड़ा बहुत तो ऊपर लेवल पे अभी तक दिख रहा है मेरे को। और अगर हम लोग अभी बात करें अगली चीज की, तो अब बचता है इनके वीकनेसेस। सर अगर हम लोग सातुरो गोजो की वीकनेस देखें, तो सातुरो गोजो कितना भी ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना, उसके पास वीकनेसेस तो हैं भाई, जैसे कि कर्स टूल्स। हमने तोजी वाले बैटल में देखा था कि तोजी ने कितने आराम से गोजो को मार दिया था। अगर उस टाइम पे गोजो को रिवर्स कर्स टेक्निक नहीं आती होती, तो तोजी उसका खेल वहीं पे खत्म कर देता। और यहाँ पे हमको उसकी पहली वीकनेस मिलती है, जो कि है कर्स टूल्स। और दूसरी जो उसकी वीकनेस है, वो है सीलिंग जुत्सु। जैसे कि वो प्रिजन रेल्म में अभी तक सील पड़ा हुआ है एनिमे में, तो वो भी उसकी एक वीकनेस कंसीडर होती है दोस्तों। और अगर हम अभी देखें इताची की वीकनेसेस के बारे में, इताची की वीकनेस उसकी डिजीज है, जो कि भाई उसने अगर 3 से ज्यादा बार अपनी शारिंगान का यूज कर लिया, तो भाई उसकी आंख और उसका मुंह ब्लीड करने लगता है, और साथ ही साथ में उसकी विजन कमजोर होने लगती है। तो ये उसकी वीकनेस है। और इताची का चाकरा भी थोड़ा सा कम था भाई, अगर हम लोग देखें बाकी शिनोबीज के मुकाबले में, तो हाँ, सास्के से ज्यादा था। अगर मैं पॉइंट देना चाहूँ वीकनेसेस के अंदर, तो भाई इसके अंदर क्लियरली विन करता है गोजो। क्योंकि भाई इताची के वीकनेसेस थोड़े से ज्यादा वल्नरेबल है, जैसे कि भाई उसकी आंख खराब हो जाती है भाई लिटरली 3 बार यूज करने पे, और वो उसकी डिजीज भी है एक। तो भाई गोजो की जो वीकनेसेस हैं, अगर भाई सामने वाले के पास कोई भी अगर कर्स टूल नहीं है, तो वो इजीली जीत सकता है। पर इताची को एक फाइट के अंदर उसको अपनी आंखें यूज करने की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सो यार, इताची की वीकनेसेस ज्यादा है, तो इसके अंदर भी पॉइंट गोजो को जाता है।
तो अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे जो कि है, अब हम लोग बात करेंगे इनकी एक्सपीरियंस के बारे में। सो यार इसके अंदर सीधा-सीधा मैं बोलूँ तो फाइट के एक्सपीरियंसेस देखेंगे और देखेंगे हम लोग की इनकी एज कितनी है। तो यार सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि इताची ने कितनी फाइट्स की हैं, तो भाई इताची ने कम से कम 26 फाइट्स लड़ी हैं, ऑफिशियली भी और इनऑफिशियली भी। ऑफिशियली हमको 13 दिखाई गई हैं और 13 के 13 में वो जीता है। हाँ, वो सास्के वाली नहीं गिनी जाएगी क्योंकि उसमें वो जानबूझ के हारा था, ठीक है? ऑफिशियली हमको उसकी 13 फाइट्स दिखाई गई है और 0 लॉसेस शायद। हाँ, हाँ, यही है। मान लो वरना भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। और अगर हम लोग इसमें बात करें गोजो सातोरू की, तो गोजो सातोरू की यहाँ पे हमें 16 बैटल्स दिखाई गई है, जिसमें से ऑफिशियल 15 ही थी बस। और गोजो का विन रेट है कुछ 100%। हाँ भाई, अगर मांगा को इंक्लूड ना किया जाए तो गोजो का विन रेट 100% है और इताची का भी विन रेट 100% है। तो ये वाला एक प्रॉपर ड्रॉ है। पर अगर हम लोग मांगा इंक्लूड कर दे क्योंकि भाई नारुतो फिनिश हो चुका है, तो गोजो का विन रेट कम हो जाता है, जिसकी वजह से पॉइंट जाता है इताची को। और हाँ, एक और पॉइंट रह गया, उसका नाम है एक्सपीरियंस, जो कि मैंने नहीं बताया। सर एक्सपीरियंस में भी गोजो को पॉइंट जाएगा क्योंकि पहली बात तो उसकी एज ज़्यादा थी। भले उनने बैटल्स थोड़े कम लड़े थे पर उसकी एज ज़्यादा थी, तो उसको बैटल का एक्सपीरियंस ज़्यादा था और उसने बहुत बड़े-बड़े बैटल्स लड़े थे भाई, सीधा बोलूँ तो। यहाँ पे हमें क्लियर कट विनर मिल चुका है विद द स्कोर ऑफ 5-2 एंड इट्स सातोरू गोजो। तो यार तुम लोग देख ही सकते हो कितना डोमिनेटिंग था सातोरू गोजो इस बैटल के अंदर, और भाई वही जीता इस बैटल को। सो यार और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो और लाइक करो इस वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।